शुभ संध्या। शुभ संध्या। आज हमारे होस्ट को कनेक्ट करने में प्रॉब्लम हो रहा है। मैं तब तक शुरू कर देता हूँ मीटिंग को। आइए हम लोग पहले 1 मिनट का मौन प्रार्थना करें, उसके बाद में मैं आगे की कार्रवाई शुरू करूँगा। धन्यवाद। साथियों, जैसा कि जानते हैं, इंटरनेशनल फोरम फॉर प्रमोटिंग होम्योपैथी एक निरंतर चलने वाली दैनिक वेबिनार है, जहां हम लोग नित्य नए ज्ञान का से साझा होते रहते हैं। और इसी क्रम में आज हमारे साथ में जुड़े हुए हैं डॉक्टर कुलवंत सिंह, जो आज हम लोगों को हाइपरटेंशन के विषय में उसका दूसरा भाग साथ में बताने जा रहे हैं। इन्होंने पहले भाग में हाइपरटेंशन का बहुत ही डिटेल्स जानकारी दिया था, और आज ये बताएं। कुलवंत सिंह के विषय में आप सभी पूर्व परिचित हैं। डॉक्टर कुलवंत सिंह एक डीन रह चुके हैं झारखंड यूनिवर्सिटी के, और ये सेंट्रल काउंसिल फॉर रिसर्च इन सेंट्रल काउंसिल फॉर होम्योपैथी में ये एजुकेशन कमेटी के सदस्य रहे हैं काफी लंबे अरसे से, और आज भी ये प्राचार्य के रूप में जमशेदपुर में ये कार्यरत हैं। तो मैं ज्यादा समय नहीं लेते हुए मीटिंग को प्रारंभ करने का निवेदन करता हूं डॉक्टर कुलवंत सिंह जी से, और इसके साथ ही मैं डॉक्टर भास्कर सर का भी स्वागत करता हूं। डॉक्टर कुलवंत सिंह, नाउ आपका समय है। धन्यवाद। हाँ, हमारे पास में नेटवर्क का थोड़ा सा प्रॉब्लम है, इसलिए हमारे लोग जो शेयर नहीं हो रहा सर। स्क्रीन शेयर नहीं हो रही है। आप को-होस्ट हैं सर, कर सकते हैं सर। हाँ, आ रहा है सर जी, आ रहा है। ठीक। आप सब साथियों को, विशेष करके डॉक्टर साहनी और डॉक्टर अरुण भाष्मे सर को मेरा बहुत बहुत प्रणाम। भाष्मे सर ने समय निकाला, इसके लिए सर आपका बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्ते सर। और भी मेरे बहुत सारे साथी मैं देख पा रहा हूँ, सबका नाम लूंगा तो कॉन्फ्रेंस यही खत्म हो जाएगी। तो पिछले अंक में हमने डिस्कशंस किया था कि हाई ब्लड प्रेशर क्या है, क्या कारण है, क्यों होता है, कितने टाइप हैं। आज हम उसके होम्योपैथिक मैनेजमेंट को जानने की कोशिश करेंगे। मैनेजमेंट होम्योपैथी या कोई भी हम करें तो इसमें 4 इंपॉर्टेंट पॉइंट होते हैं कि मरीज को हम ये बता दें कि देयर शुड बी नो सेल्फ मेडिकेशन, प्रॉपर कंसल्टेशन, प्रॉपर इन्वेस्टिगेशन, और अदरवाइज you will be prepared for hospitalization। 2-3 बेसिक्स है इलाज चालू करने के पहले हम लोग जान लें कि फिजिकल एक्टिविटी इसके लिए बहुत ही आवश्यक है हाइपरटेंशन को मैनेज करने के लिए। मैं कि ये नहीं वर्ड यूज कर रहा हूँ को क्योर करने के लिए, लेकिन मैनेज करने के लिए जो सबसे ज़रूरी चीज़ें हैं उसमें नंबर 1 आती है फिजिकल एक्टिविटी। बिकॉज फिजिकल एक्टिविटी जो है ये आपके ब्लड प्रेशर को कम करती है, और ये एक सिंगल ड्रग की तरह काम करती है। अगर हम प्रॉपर फिजिकल एक्सरसाइज करें, एक्टिविटीज रखें, वॉकिंग करें, तो इट वर्क्स एज सिंगल मेडिसिन। हेल्प्स टू रिड्यूस वेट, हेल्प्स टू रिड्यूस स्ट्रेस, reduces risk of diabetes and lowers the blood sugar and improves cholesterol level। कोलेस्ट्रॉल लेवल बढ़ेगा तो बाद में चल करके हमने लास्ट क्लास में पढ़ा था कि एथेरोस्क्लेरोसिस होगा, देयर विल बी डिपॉजिट्स इन द आर्टरीज, और ब्लड प्रेशर बढ़ना चालू हो जाएगा। 2 बेसिक आइडियाज। नो ओवर ईटिंग। नो ओवर ईटिंग। आज के ज़माने में हम लोग देखते हैं कि जंक फूड का सेवन लोग बहुत ज़्यादा करते हैं, तो उससे मरीज को बचाइए और फिजिकल एक्टिव ज़रूर रखने को बोलिए।
फिजिकल एक्सरसाइज और ओवर ईटिंग नहीं, जंक फूड नहीं। देखिए ये बेहद ज़रूरी है अगर हम चाहते हैं कि अगर हमारे ब्लड प्रेशर का पेशेंट को हम प्रॉपरली मैनेज कर पाए, तो ये दो चीज़ें सबसे आवश्यक है। अब आएंगे हम लोग होम्योपैथिक पार्ट पर। तो होम्योपैथिक थेरापेटिक्स के बारे में बहुत ज़्यादा क्लियर कॉन्सेप्ट अभी तक नहीं है इसमें, क्योंकि 90% केस तो एसेंशियल हाइपरटेंशन का होता है, हम लोगों ने पढ़ा था। तो एसेंशियल हाइपरटेंशन में बहुत ज़्यादा कॉज पॉइंट आउट करना बहुत मुश्किल होता है, एक्सेप्ट इसके कि आप पूरा केस टेकिंग कीजिए, फैमिली हिस्ट्री लीजिए, कॉन्स्टिट्यूशनल मेडिसिन लीजिए, तो उसके बाद कहीं ना जा करके कोई ना कोई मेडिसिन मिलती है। लेकिन डायरेक्ट हाइपरटेंशन पर एक्शन कॉन्स्टिट्यूशनल मेडिसिन से फायदा मिलता है जरूर, इसमें कोई शक नहीं। और एसेंशियल हाइपरटेंशन जो फर्स्ट पार्ट है, जो 90% ऑफ केस में होता है, उसमें जेनेटिक्स है, नर्वस फैक्टर्स है, उसमें एज है, उसमें स्ट्रेस है, टेंशन है, मॉडर्न लाइफ साइकिल है, ये सारी चीजें आ जाती हैं जब हम पढ़ते हैं एसेंशियल हाइपरटेंशन। तो एक हाइपरटेंसिव पेशेंट जो होता है, ये दिस इज ए बेसिक सम ऑफ आइदर सोरिक और सोरिक सिफिलिटिक और सोरिक साइकोटिक और कॉम्बिनेशन ऑफ ऑल थ्री मैथ। ये एसेंशियल हाइपरटेंशन के बहुत सारे केस में जब मैथमेटिक्स स्टडी की गई है प्रॉपरली, तो ये पाया गया है दैट द पेशेंट मे बी सोरिक, मे बी सोरिक सिफिलिटिक, मे बी सोरिक साइकोटिक और मे बी ए कॉम्बिनेशन ऑफ ऑल थ्री मैथ। डॉक्टर टाइलर ने एक बहुत इंपॉर्टेंट बात लिखी है, उनका लिखना था कि acute miasm in the past history can contribute to the maintenance of the chronic illness। ये बहुत ही जरूरी बात है जो आपको ध्यान में रखनी है जब आप हाइपरटेंशन का केस देखते हैं, क्योंकि हाइपरटेंशन एक क्रॉनिक प्रॉब्लम है, लेकिन उसमें कहीं ना कहीं कोई एक्यूट माइजम है जो उसको मेंटेन कर रहा है। एक सिंपल फैक्टर है लाइफ साइकिल, टेंशन, देर से सोना, रात में जागना, प्रॉपर डाइट नहीं लेना, ये सारे एक्यूट माइजम्स होते हैं जो क्रॉनिक हाइपरटेंशन को मेंटेन करने में मदद करते हैं। और ये she contends that unless such acute miasmatic blocks are dealt with in course of treatment, either with an appropriate nozzle or a drug with the indication of the past history of illness, the patient does not progress on the lines of center to the circumference in the axiomatic parlance of the Hoering law of cure। हेरिंग लॉ ऑफ क्योर हम सब जानते हैं। तो डॉक्टर टाइलर का क्लियर कट मानना था कि अगर प्रॉपर केस चेकिंग हम नहीं करेंगे, एक्यूट माइजम को रिमूव नहीं करेंगे, तो क्रॉनिक माइजम या हाइपरटेंशन का जो केस है वो कभी भी हेरिंग्स लॉ ऑफ क्योर की दिशा में ठीक नहीं होगा। आराम मिलेगा, रिलीफ दे सकते आप। दिस इज व्हाट डॉक्टर टाइलर हैज टोल्ड। एंड डॉक्टर पीटर फ्लिक, ही वाज आल्सो ए कॉन्टेम्पररी ऑफ डॉक्टर टाइलर। तो उनका बोलना था, एक बड़ा वर्ड मुझे मिला उनका लिटरेचर पढ़ते समय जो आज मुझे लगता है ठीक है, लेकिन उस जमाने के लिए तो बड़ा नया सा वर्ड था। दैट वाज होम्योपैथिक हाइपोटेंसिव। ये मैंने पहले कभी नहीं सुना था कि इतने पुराने लिटरेचर में तो कॉन्स्टिट्यूशनल सिम्टम्स, मैथमेटिक सिम्टम्स, केस टेकिंग, इस पर जोर होता था, लेकिन वहां पर ये लिखा हुआ है कि homeopathic hypotensive will not only control cerebral and renal crisis but also myocardial infarction। तो डॉक्टर स्लीक ने उस जमाने में माना था कि देयर आर ए ग्रुप ऑफ मेडिसिन विच कैन बी कॉल्ड एज होम्योपैथिक हाइपोटेंसिव। इन लोगों का काम क्या था, इनका एक्शन क्या था? तो इनका एक्शन था कि दे हेल्प टू कंट्रोल cerebral complications, renal complications and myocardial infarction also। थोरिक डायथेसिस में होता क्या है, सबसे ज्यादा सिम्टम्स ब्लड प्रेशर के केस में हम लोगों को सोरिक डायथेसिस में ही मिलता है। जब पेशेंट सोरिक है तो उसमें स्ट्रेस, स्ट्रेन, बाकी सारी चीजें देखिए मिलेंगी। हाइपरटेंशन कॉज्ड बाय इमोशनल disturbances like anger, grief, anxiety, they are more symptomatic, complaining of dizziness, dyspnea, palpitation, etc., sensation of rush of blood to the chest, weakness, goneness, fullness, and the heart symptoms may be associated।
तो सबसे ज्यादा लक्षण अगर हमको मिलता है, ये लक्षण जो है वो सोरिक पेशेंट में ही ज्यादा मिलता है। और एसेंशियल हाइपरटेंशन जो है वो बेसिकली एक सोरिक प्रॉब्लम। तो सोरिक प्रॉब्लम, एसेंशियल हाइपरटेंशन, ये दोनों साइड बाय साइड चलते हैं। सिफिलिटिक जो प्रीडोमिनेंस जहाँ होता है वहाँ लक्षण बहुत ज्यादा नहीं मिलते हैं। हमने लास्ट टाइम भी पढ़ा था कि देयर आर सिम्टम्स, देयर आर डिजीजेस, देयर आर हाइपरटेंसिव केसेस when symptoms are not very prominent because there is a damage to the organ that becomes part of secondary hypertension. किडनी में डैमेज है, हार्ट में डैमेज है, और कहीं डैमेज है, तो देयर इज डैमेज टू द ऑर्गन, especially damage to the kidney. That is the most common part where the damage is found. So in those cases, you will not see so many patients, so many symptoms, patients who are prone to be die suddenly that due to hypertension, and without warning, their lives snuff out. वो तुरंत like a candle, मोमबत्ती के समान बुझ जाती है लाइफ उनकी. Destructive changes in the vital organs like heart, kidney, retina, and brain. Many of the threatening complications of hypertension, like cerebral, myocardial infarction, malignant phase, they are from the syphilitic predominance. But syphilitic predominance जो मिलेगा वो 10% केस में ज्यादा मिलेगा. 90% केस में एसेंशियल हाइपरटेंशन है, 10% केस में आपको सिफिलिटिक प्रेडोमिनेंस और साइकोटिक भी सिम्टम फ्री है. इट इज ऑल्सो हैविंग लेस एंड लेस सिम्टम, बट द पेशेंट, आप चेक कीजिएगा तो पता लगेगा पेशेंट को हाइपरटेंशन है, इन्वेस्टिगेट कीजिएगा तो पता लगेगा कि इसके ऑर्गन में डैमेज है. Subjective symptoms are less, like the syphilitic. We find none of the fears and apprehensions of the soric patients, but these are the conditions that have a fatal outcome. इस बात को याद रखें हमेशा, सिफिलिटिक और साइकोटिक ये दो कंडीशंस जो है दे मे बी फेटल. एसेंशियल हाइपरटेंशन परेशान करता है लेकिन बहुत बार फेटल नहीं होता है, बिकॉज यू कैन कंट्रोल इट, यू कैन मैनेज इट. उसमें सिम्टम्स आ जाते हैं सामने, बहुत एक्सप्रेसिव है पेशेंट, तो सिम्टम्स आर वेरी क्लियर कट, बट इन दूस की माइग्मेटिक केसेस द सिम्टम्स आर नॉट क्लियर कट. उसी लिटरेचर में डॉक्टर टाइलर ने कहा है कि कॉन्स्टिट्यूशनली सेलेक्टेड पॉलीक्रिस्ट रेमेडीज लाइक लाइकोपोडियम, सल्फर, पल्सेटिला, ऑरम, लैकेसिस, थोड़ा सा नाम उन्होंने दिया है कि दीज आर ए फ्यू ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशनल मेडिसिन और होम्योपैथिक हाइपोटेंसिव मेडिसिन विच कैन हेल्प. और डॉक्टर टाइलर ने एक बड़ी इंपॉर्टेंट बात डॉक्टर बर्नेट और टाइलर ने कही है इस मामले में कि हिस्ट्री ऑफ स्मॉल पॉक्स और वैक्सीनेशन अगर मिलती है तो थूजा या वेरियोलिनम आपको देना पड़ेगा. बिना थूजा या वेरियोलिनम के दिए उस हाइपरटेंशन के केस को आप पूरी तरह से मैनेज नहीं कर सकते. डॉक्टर बोरिक ने लिखा है कि क्रेटेगस एक ऐसी दवा है जो उस केस में जहां पर एथेरोस्क्लेरोसिस इज वेरी कॉमन. लास्ट वीक हमने सारा डिस्कस किया था कि एथेरोस्क्लेरोसिस फॉर्म कैसे होता है, उसके चलते प्रेशर क्यों बढ़ता है, क्योंकि देयर इज ए कंस्ट्रिक्शन ऑन द एथेरोस्क्लेरोसिस में क्या होता है, कंस्ट्रिक्शन इन द आर्टरी वॉल. So when there is constriction in the artery wall, the blood does not pass properly. It has to exert more pressure, and then the blood pressure rises. So Dr. Borik has appreciated the use of Crataegus a lot. Plumbum, very uncommon medicine for hypertension, but it has been appreciated a lot. Hahnemannian bleedings का नाम सबने पुराने लोगों ने सबने सुना होगा. This was a journal which was published by HEPCO. तो इसमें आर्टिकल में एक दिया था कि प्लम्बम इज वन ऑफ द बेस्ट मेडिसिन टू मैनेज हाइपरटेंशन. डॉक्टर थॉमसन वॉकर ने एक हिंट किया है कि जब किडनी से रिलेटेड प्रॉब्लम होती है, किडनी से रिलेटेड हाइपरटेंशन होता है, तो उस केस में एल सीरम बहुत अच्छी दवा है अगर पेशेंट को इडिमा नहीं. इफ द पर्सन इज सफरिंग फ्रॉम इडिमा, इट मीन्स उसके किडनी में डैमेज थोड़ा ज्यादा है. उस कंडीशन में उसके हाइपरटेंशन को एल सीरम कंट्रोल नहीं करेगा और बाकी दवाएं हैं जो कंट्रोल करेंगी. बट इफ देयर इज नो इडिमा, डॉक्टर थॉमसन वॉकर हैज एडवाइज टू यूज एल सीरम फॉर द केसेस वेयर देयर इज नो इडिमा बट द किडनी इज इफेक्टेड. डॉक्टर बॉयड ने मॉर्गन बावेल नोजोट को रिकमेंड किया है जहां पर सल्फर ज्यादा इंडिकेटेड है और सल्फर अगर काम नहीं कर रही है, देन दिस Morgan Bowell nodose is very helpful.
ये तो जस्ट परिचय हुआ थोड़ा सा। कुछ इतनी सारी दवाएं हैं कि उन दवाओं पर डिस्कशन करना संभव नहीं है थोड़े से समय में, लेकिन हम कोशिश करेंगे कि कुछ जो सबसे महत्वपूर्ण दवाएं हैं उन पर हम थोड़ी सी बात कर पाएंगे। तो एक दवा है लैकेसिस, जो इसकी नंबर 1 दवा मानी जाती है टू कंट्रोल द हाइपरटेंशन। और लैकेसिस का जो लाइफ स्टाइल है, डॉक्टर पी शंकर ने एक आर्टिकल लिखा है बहुत पहले डॉक्टर साहनी को याद होगा। तो डॉक्टर पी शंकरन ने कंपेयर किया था उस आर्टिकल में कि जैसे लैकेसिस की जो लाइफ स्टाइल है, लैकेसिस के सुरुकुकु स्नेक, तो सुरुकुकु स्नेक की जो लाइफ स्टाइल है और लैकेसिस के पेशेंट की जो लाइफ स्टाइल है वो बहुत मिलती जुलती है आपस में। तो स्नेक में जो जो चीजें मिलती हैं वो चीज लैकेसिस के मरीजों में भी मिलती है। ठीक? ये लैकेसिस का स्नेक है। तो सांप की क्या होती है, जीभ ही ना बाहर होती है, तो जीभ से ही सब कुछ फील करता है, तो बहुत बोलता है, इसका मतलब ना जीभ बहुत चलती है। तो लैकेसिस का जो पेशेंट है, ही इज हैविंग ग्रेट लोक्वेसिस, सिर्फ बकता रहता है, एग्रेसिव, लेफ्ट साइडेड। और ये एक बहुत इंपॉर्टेंट सिम्टम है लैकेसिस का, हमने पढ़ा होगा, देखिए कि लैकेसिस स्लीप्स इनटू एग्रावेशन। लैकेसिस का पेशेंट जो होता है, ही स्लीप्स इनटू एग्रावेशन, रात में सोता है तो सुबह उठने में उसको डर लगता है, वो पता है कि जब हम उठेंगे मेरी सारी तकलीफें बढ़ी हुई मिलेगी, डर के मारे सोता नहीं। तो डर के मारे सोता नहीं है तो नींद नहीं आती है, नींद नहीं आती है तो टेंशन बढ़ता है, ब्लड प्रेशर बढ़ता है। ये लैकेसिस के लाइफ स्टाइल की खासियत है। सांप का सबसे कमजोर पार्ट कौन होता है, गर्दन। हम लोग तो नेक से पकड़ते हैं ना सांप को। लेगेसिस का भी जो पेशेंट है उसका नेक बहुत सेंसिटिव हो जाता है। यहाँ के डॉक्टर सबको मालूम होगा कि डॉक्टर हेरिंग ने इसकी प्रूविंग की थी, उसके बाद जिंदगी भर वो टाई नहीं बांध पाए। लेगेसिस प्रूविंग उन्होंने अपने ऊपर की थी, उसके बाद नेक उनका इतना सेंसिटिव हो गया दैट वो जिंदगी भर टाई नहीं बांध पाए। तो लेगेसिस के पेशेंट का नेक पार्ट बहुत कमजोर होता है, सेंसिटिव होता है, कोई भी प्रेशर बर्दाश्त नहीं करता है। लेगेसिस का पेशेंट पूरी बॉडी में कपड़ा तक बर्दाश्त नहीं करता है, कपड़ा निकाल देता है तो उसको अच्छा लगता है। सांप में क्या होता है, स्नेक्स में जब वो केंचुल उतार देता है तो उसको अच्छा लगता है, बॉडी का जो कवर है केंचुल, वो केंचुल वो निकाल देता है तो उसको अच्छा लगता है। और ये कुछ एच है जो लेगेसिस को इंडिकेट करते हैं। हिमरेज, ऑल काइंड्स ऑफ हिमरेज आर प्रेजेंट इन लेगेसिस, हिमोरॉइड्स, हॉट फ्लैशेस इन स्पेशली इन फीमेल्स, हॉट perspiration, हैमरिंग हेडेक। हैमरिंग हेडेक इज ए वेरी इंपॉर्टेंट फीचर इन लैकेसिस। लैकेसिस करती क्या है, लैकेसिस हम बोलते हैं कि बहुत अच्छी दवा है, ये सारे सिम्टम्स मिले तो लैकेसिस ब्लड प्रेशर को मैनेज कर सकती है, लेकिन करती क्या है। याद रखिएगा हमेशा कि जो भी दवाएं हैं अगर वो ब्लड प्रेशर को मैनेज कर रही हैं, कंट्रोल कर रही हैं, तो उसमें एक ही सबसे बड़ा गुण होगा दैट दीज मेडिसिन विल बी हैविंग क्वालिटी ऑफ वेजोडाइलेशन। जब तक वो किसी भी तरीके से, तरीका अलग अलग हो सकता है, कोई एसीई पर काम करता है, कोई अल्फा पर काम करता है, कोई बीटा सेल्स पर काम करता है, कोई कहीं काम करता है, लेकिन रिजल्ट इसका यही है कि दे प्रोड्यूस वेजोडाइलेशन। तो वेजोडाइलेशन जहां होगा वहां ऑब्वियस है, स्पष्ट है कि जहां वेजोडाइलेशन होगा तो उसका वॉल्यूम बढ़ जाएगा, जब ब्लड वॉल्यूम बढ़ जाएगा तो ब्लड प्रेशर नीचे आ जाएगा। एक आर्टरी है जो कंस्ट्रिक्टेड है, अगर वो डायलेट हो जाती है, जब डायलेट हो जाएगी तो वहां पर से प्रेशर रिलीज होना चालू हो जाएगा। तो एनी मेडिसिन विच प्रोड्यूसेस वेजोडाइलेशन कैन हेल्प यू मैनेज द हाई ब्लड प्रेशर। और उसके साथ साथ लेगेसिस में एक खासियत होती है कि ये क्लॉट फॉर्मेशन को भी कंट्रोल करता है। एथेरोस्क्लेरोसिस हमने पढ़ा है, बाकी चीजें पढ़ी हैं जहां पर विस्कोसिटी ब्लड में ब्लड की बढ़ जाती है, लास्ट लेक्चर में हमने पढ़ा था। तो विस्कोसिटी जब बढ़ जाएगी तो क्लॉट फॉर्म करेगा ब्लड में, तो उस क्लॉट को फॉर्म करने में रोकती है लैकेसिस। सिम्टम्स हमने कुछ देखा कि ये दीज आर द सिम्टम्स, बट वी शुड अंडरस्टैंड दैट हाउ लैकेसिस इज वर्किंग। आर्टरी वॉल की स्टिफनेस को ये रिड्यूस करती है, और सबसे बड़ी बात जो हम लोग पढ़ते हैं कि नर्वस सिस्टम की ओवर एक्टिविटी को ये रिड्यूस करती
लेकिन इसका पेशेंट ओवर सेंसिटिव है, ओवर एक्टिव है, खाली बकता है, बहुत गुस्सा होता है, तो ऑल दीज काइंड ऑफ एक्टिविटीज आर मैनेज्ड बाय लेगेसी। लेगेसी के सांप हमेशा ठंड में रहता है, गीली जगह पर रहता है, गर्मी में बाहर नहीं निकलता है। लेकिन इसका पेशेंट भी देखिए, इट इज एग्रावेटेड बाय हीट, बेटर बाय कोल्ड। So all these are the qualities of lachesis which if present in the case, we can prescribe lachesis. One of the best medicines to manage hypertension. Next is glunoin. तो ग्लोइन किस चीज से बनती है, सब जानते हैं, जानते ही होंगे। इट इज नथिंग बट नाइट्रोग्लिसरीन, और नाइट्रोग्लिसरीन इज वन ऑफ द बेस्ट मेडिसिन इन एलोपैथ टू मेंटेन द हाइपरटेंशन। कभी कभी देखिए किसी पेशेंट को हार्ट में प्रॉब्लम होती है, प्रेशर बढ़ता है, तो उसको हम लोग टैबलेट देते हैं एलोपैथ में कि वो टैबलेट को जीभ के नीचे रखिए, तो उससे देर इज वेजोडायलेशन, और उससे वेजोडायलेशन होता है तो ब्लड प्रेशर कंट्रोल होने लगता है। तो दैट नाइट्रोग्लिसरीन नथिंग बट ग्लोनॉइन। और ग्लोनॉइन की क्वालिटी क्या है, स्मूथ मसल्स से होती है, आर्टरी वॉल्स आर मेड ऑफ स्मूथ, तो स्मूथ मसल्स को वो रिलैक्स कर देता है। तो ग्लोनॉइन जब पेशेंट को दीजिएगा, उसका ये एक्शन है कि वो वेजोडायलेशन प्रोड्यूस करता है, रिलैक्स कर देता है मसल वॉल को, ऑक्सीजन सप्लाई को इंप्रूव कर देता है, और आर्टेरियल प्रेशर और वेनस रिटर्न के बैलेंस को मेंटेन करता है। हमने लास्ट ईयर में पढ़ा था कि ब्लड प्रेशर दो चीजों पर डिपेंड करता है, वन इज कार्डियक आउटपुट, दैट इज रेगुलर आर्टेरियल प्रेशर, हाई प्रेशर, एंड सेकेंड इज पेरिफेरल रेजिस्टेंस फ्रॉम द वेन। तो पेरिफेरल रेजिस्टेंस और कार्डियक आउटपुट दोनों के बैलेंस को मेंटेन करता है ग्लोनॉइन। सिम्टम्स क्या आते हैं इसमें ग्लोनॉइन में, कंजेस्टिव पल्सेशन थ्रू आउट द बॉडी, हेड फील्स लार्ज, पेशेंट को लगता है कि उसका सर एकदम बड़ा हो गया, पूरी बॉडी में जो थ्रॉबिंग होती है, नॉट ओनली ऑन द हेड, देयर इज ए थ्रॉबिंग ऑल ओवर द बॉडी, देयर इज बस्टिंग स्प्लिटिंग हेडेक। बहुत इंपॉर्टेंट सिम्टम है ग्लोनॉइन में कि देयर इज बस्टिंग हेडेक, एंड खासियत इसकी है द पेन इज प्रेसिंग आउटवर्ड्स। पेशेंट बोलेगा कि हमारा दर्द, सर दर्द से फट रहा है, लग रहा है ऐसे फट जाएगा, बाहर की तरफ फट जाएगा, दैट इज द पेन गोइंग आउटवर्ड्स। When the pain is very severe, when the pain goes outward, the medicine is Glunoin. When the pain is felt with the head to the whole body, the medicine is Belladonna. When the pain goes inward, पेशेंट ऐसे बैठे रहेगा कि अरे ऊपर से यार दर्द हो रहा, बहुत दर्द हो रहा, बाहर नहीं, अंदर तरफ, दैट इनसाइड पेन इज इग्नेशिया एंड लैटिस। तो डिफरेंस याद रखेंगे तो पेशेंट को देने में आसानी होगी। पेन आउटसाइड ग्लोनॉइन, पेन इनसाइड इग्नेशिया एंड लैटिस, एंड देयर इज हेडेक विद गिडनेस, सर में दर्द के साथ उसको चक्कर आता है। बट द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट इज सीवियर हेडेक, वायलेंट हेडेक ग्लोनॉइन में है। स्पेशली ऐसे लोग जो दिन भर कंप्यूटर में काम करते हैं, मोबाइल में काम करते हैं, वेल्डिंग वगैरह का काम करते हैं, आर्क लाइट्स में काम करते हैं, उसका साइड इफेक्ट होने लगता है। नेक्स्ट इज वेरी वेरी गुड मेडिसिन, एंड दैट इज बराइटाम्यूल। बहुत ही नेग्लेक्टेड मेडिसिन है, बट दिस इज वन ऑफ द बेस्ट मेडिसिन इन हाई ब्लड प्रेशर, especially to old people, and especially though not into essential hypertension but secondary hypertension. Secondary hypertension में old age में don't forget paracetamol. Patient को क्या लगता है, as if he is flying in the air, headache with giddiness and tinnitus. Tinnitus हम लास्ट टाइम भी डिस्कस किया था हम लोगों ने कि कान के अंदर आवाज गूंजने लगती है, that is known as tinnitus aurium. तो पेशेंट को लगता है कि वो हवा में उड़ रहा है, फिर गिर रहा है, उसको सर में चक्कर आने लगता है। ये पेशेंट फ्लाइंग इन द एयर, फॉल्स डाउन, देयर इज गिडनेस, दिस इज ए ग्लोनॉइन पेशेंट, बराइटाम्यूल पेशेंट। सेंसेशन ऑफ फ्लाइंग, कमिंग डाउन विथ वर्टिगो, तो ये बराइटाम्यूल की खासियत है। उसके साथ साथ
सिस्टोलिक हाई है, डायस्टोलिक नॉर्मल है। ये हमने लास्ट क्लास में पढ़ा था, लास्ट लेक्चर में, कि सिस्टोलिक हाई है, डायस्टोलिक नॉर्मल है, तो इसको हम लोग लेबाइल हाइपरटेंशन बोलते हैं। तो दिस इज ए केस ऑफ लेबाइल हाइपरटेंशन, देयर इज डिक्रीज्ड हार्ट रेट, किडनी इज नॉट इन्वॉल्व। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। अगर किडनी इन्वॉल्व है तो बरेटाम्यूर नहीं देना है। अगर किडनी इन्वॉल्व नहीं है तो बरेटाम्यूर इज द बेस्ट मेडिसिन। देयर इज आर्टेरियोस्क्लेरोसिस, ओल्ड एज मैंने अभी बताया। और मैक्सिमम केसेस में बरेटाम्यूर का पेशेंट जो होता है। सर मैं 1 मिनट के लिए इंटरप्ट करूंगा सर। कुछ लोग इसको डिस्टर्ब करने का कोशिश कर रहे हैं। कृपया अपना एक्टिविटी को बंद कीजिए, नहीं तो आपको रूम से बाहर निकाल देंगे। प्लीज कोऑपरेट एंड लिसन प्रॉपरली। दिस इज इसको आप, ये लास्ट वार्निंग है उनके लिए जो डिस्टर्ब करने का कोशिश कर रहे हैं। थैंक यू सर, आप कंटिन्यू कीजिए सर। थैंक यू सर। हाँ सर, आप अपने को अनम्यूट कीजिए सर। बाकी सभी को अनम्यूट किया गया, इसलिए आप भी हो गए थे। आप कर सकते हैं सर। एम आई क्लियर नाउ? हाँ, आप क्लियर है सर। तो इसमें बहुत बार ऐसे केसेस में हाइपरथायरॉयडिज्म भी आपको इन्वॉल्व मिलता है। इट इज ए केस वेयर यू कैन गेट दैट देयर इज हाइपरथायरॉयडिज्म। बहुत सारे केस में, सब में नहीं मिलेगा। और ये इट वर्क्स एज ए वेजोडायलेटर। बार बार मैं इसी वर्ड पर आता हूं। इफ देयर इज वेजोडायलेशन, द पेशेंट विल बी फीलिंग बेटर। इसका मेन काम होता है, जहां वेजोडायलेशन होगा वहां पर कार्डियक आउटपुट कम हो जाएगा। जहां कार्डियक आउटपुट कम हो जाएगा वहां रेजिस्टेंस कम हो जाएगा और ब्लड प्रेशर कम होना चालू है। सिम्टोमेटिक आप दीजिए, लेकिन ट्राई टू अंडरस्टैंड हाउ दिस मेडिसिन इज वर्किंग। Our next medicine is one of the most important medicines for female, that is CPR. अभी हमने डिस्कस किया था कि लाइफस्टाइल के हिसाब से बहुत सारे सिम्टम्स पेशेंट्स को मैच करते हैं। तो सीपीआर इज मेड बाय कटल फिश। ये सभी जानते हैं कि कटल फिश से बनती है। तो कटल फिश जो होती है, क्योंकि एक फीमेल रेमेडी है, तो कटल फिश में दो तीन चीजें हैं। एक तो ये कैमोफ्लाज करना बहुत अच्छा जानती है, गिरगिट की तरह अपना रंग बदलना बहुत अच्छा जानती है। सीपिया पेशेंट भी वैसी होती है। सीपिया पेशेंट अभी खुश रहेगी, अभी रोने लगेगी, अभी गुस्सा हो जाएगी, अभी शांत हो जाएगी, अभी हल्ला करने लगेगी, सिंपैथी गेन करने के लिए कुछ भी करेगी। सो दैट काइंड ऑफ कैमोफ्लाजिंग, चेंजिंग कलर्स, दैट इज प्रेजेंट इन सीपिया। और दूसरे, अंदर से बड़ा डरपोक होती है। तो डरपोक होने के चलते सीपिया जो कटल फिश होती है वो क्या करती है, आप सब जानते होंगे कि कटल फिश क्या करती है। जब समुद्र में जाती है, लगता है उसको पीछे कोई चेस कर रहा है, तो वो एक इंक रिलीज करती है। ये कटल फिश जो है, ये एक इंक रिलीज करती है ताकि इसके पीछे पूरा वो धुआं हो जाता है, और उसके चलते उसको कोई दुश्मन चेस नहीं करता है। सीपिया का पेशेंट अपने आप को एक आवरण में ढक लेता है, चुपचाप बैठ जाता है। सीपिया का पेशेंट किसी से बात नहीं करता है। तो वो उस तरह से एक आवरण को देखिए, सीपिया का पेशेंट देखिए, दिस इज सीपिया। जस्ट सी हाउ शी चेंजेस द कलर। अभी कलर देखिए, अब कलर देखिए। दिस इज कटल फिश। तो लग रहा कोई आ रहा है, अब देखिए इसका कलर कैसे चेंज होगा। रियल लाइफ वीडियो, सी हाउ शी चेंजिंग द कलर। ये देखिए कलर फिश, ये कलर देखिए फिश का कलर, ये कलर देखिए फिश का, देखिए कलर। तो शी इज कैपेबल ऑफ चेंजिंग द कलर। उसका टेम्परामेंट, उसका कॉन्स्टिट्यूशन, उसका गुस्सा, उसका नखरा, उसका सब कुछ बदलता रहता है। और दुश्मन से बचने के लिए इंक कैसे छोड़, उसी इंक से सीपिया बनती है। आपको याद है कि नहीं है? अगर पढ़िएगा तो पता लगेगा। ये देखिए, ये इंक रिलीज करेगी, यहाँ पर देखिए, कैन सी ही इज रिलीजिंग द इंक। दिस इज अ सीपिया पेशेंट।
तो सीपिया पेशेंट के बारे में मैंने बता ही दिया। तो वेरी सैड वीपिंग एग्रावेटेड बाय कंसोलेशन, ऐसा वेरी सैड वीपिंग, if she is better by consolation the medicine is pulsatilla, if she is aggravated by consolation the medicine is sepia. The headache in terrible shocks, irritable indifferent, बहुत इरिटेबल पेशेंट होती है, इनडिफरेंट, उसको दुनियादारी से कोई मतलब नहीं होता है, जस्ट अपोजिट ऑफ पल्सेटिला. Pulsatilla is not irritable, she is a weeping patient and she is not indifferent, she invites sympathy, सबको बार बार जाके बताती है कि हमको ये तकलीफ है, ये तकलीफ है, मेरी मदद कर दो. दैट इज है पल्सेटिला पेशेंट. और सीपिया इज वन ऑफ द बेस्ट मेडिसिन. आप जब इन्वेस्टिगेट करें पेशेंट को, पता लगे उसको पीसीओडी है, उसको यूटेरस में कोई प्रॉब्लम है, उसको हार्मोनल इम्बैलेंसेस है, और ये सारी चीजें अगर हों और उसके साथ हाइपरटेंशन हो, तो सीपिया से अच्छी कोई दवा नहीं. द प्रैक्टिस लाइफ में इसको बार बार परखा है और बार बार बहुत अच्छे रिजल्ट मिले. कॉन्स्टिट्यूशनल सिम्टम मिले और हार्मोन अगर साथ में हार्मोनल इम्बैलेंस मिले, देन द बेस्ट मेडिसिन इज सीपिया. नाउ वन ऑफ द बेस्ट मेडिसिन, कॉन्स्टिट्यूशनल मेडिसिन, दैट इज natriumur. So natriumur, we all know about natriumur, made up by salt. तो सॉल्ट का जो कितना इंपॉर्टेंट रोल है हाइपरटेंशन में, हम लोग ऑलरेडी जान चुके हैं ये, कि किसी भी दवा से जब भी हाइपरटेंशन बढ़ता है तो क्या होता है, देयर इज सोडियम रीअब्जॉर्प्शन. सोडियम का रीअब्जॉर्प्शन बॉडी में बढ़ता है. सोडियम का जहां रीअब्जॉर्प्शन बढ़ेगा वहां ब्लड वाटर का रीअब्जॉर्प्शन सोडियम के साथ बढ़ता है, Na2 + H2. सोडियम का रीअब्जॉर्प्शन जहां होगा, वाटर का रीअब्जॉर्प्शन होगा, और जब दोनों का रीअब्जॉर्प्शन होगा क्या होगा, ब्लड वॉल्यूम बढ़ जाएगा. ब्लड वॉल्यूम जब बढ़ जाएगा तो हार्ट को ज्यादा काम करना पड़ेगा उस ब्लड वॉल्यूम को पुश करने के लिए. जब हार्ट को ज्यादा काम करने पड़ेगा तो ब्लड प्रेशर बढ़ जाएगा. तो natriumur इज द कॉन्स्टिट्यूशनल मेडिसिन विच हेल्प्स टू मेंटेन दिस बैलेंस. कैसे काम करता है वो समझ लें हम, बाकी सिम्टम्स तो देख लें, लेकिन natriumur काम कैसे करता है. तो सोडियम और वाटर के बैलेंस को प्रॉपर मेंटेन करने में जो दवा मदद करती है, दैट इज natriumur. और उसके साथ साथ चूंकि मेंटल सिम्टम्स बहुत में प्रोमिनेंट है, तो यू विल सी इट विल बी सूटिंग ऑल द मेंटल सिम्टम्स, एंड देयर इज अ कंडीशन विच इज नोन एज फाइट और फ्लाइट रिस्पॉन्स. ये बहुत दवाओं में, आधुनिक लिटरेचर में आपको ये मिलेगा पढ़ने को, कि फाइट और फ्लाइट रिस्पॉन्स. फाइट और फ्लाइट रिस्पॉन्स में होता क्या है कि पेशेंट बीमारी से लड़ते लड़ते थक करके सरेंडर कर जाता है, अब हमको और दवा ववा नहीं खाना. पेशेंट परेशान हो जाता है बीमारी से. तो दैट कंडीशन इज नोन एज फाइट और फ्लाइट रिस्पॉन्स, एंड natriumur इज वन ऑफ द बेस्ट मेडिसिन फॉर दैट. उस तरह के डिप्रेशन में, उस तरह के इमोशनल, तो natriumur क्या है, देयर इज हैमरिंग हेडेक ऑन राइजिंग. पेशेंट जब सोकर उठता है तो उसको पूरे सर में हैमरिंग हेडेक होता है, लगता है कि कोई सर को मार रहा है, लगता है सर बहुत बड़ा हो गया. ये सर बहुत बड़ा होना ग्लोनॉइन में भी है, ये सर बहुत बड़ा होना बेलाडोना में भी है, लेकिन बेलाडोना में वायलेंट बहुत ज्यादा है. बेलाडोना के पेशेंट में वायलेंट हेडेक होगा, natriumur में उतना वायलेंट नहीं होगा. बेलाडोना में थ्रॉबिंग पेन होगी, natriumur में हैमरिंग पेन होगी. और देयर इज ए पेन लाइक हेड इज इन अ वाइस और टाइट रोप. ऐसा लगता है सर को किसी ने बिल्कुल किसी चीज में कस दिया है, वाइस में इंस्ट्रूमेंट के साथ ऐसे कस दिया है सर को, सर एकदम कसा हुआ लगता है. तो दैट फीलिंग इज प्रेजेंट द natriumur मेडिसिन. और यही फीलिंग अगर हार्ट में लगे, देन द मेडिसिन इज कैक्टस. कैक्टस ग्रैंडिफोरस में है, एज इफ हार्ट इज स्क्वीज्ड इन अ वाइस. सर में लगे natriumur, हार्ट में लगे कैक्टस. और खासियत क्या है, द पेशेंट इज वेरी सेंसिटिव, पेशेंट इज वेरी सेंटिमेंटल, लोनर्स, उदास, अकेले रहने वाले लोग, इंट्रोवर्ट, बहुत ज्यादा बोलते नहीं है, रिजर्व, एंड देयर इज इमोशनल ट्रॉमा. देखिए दिल टूट गया बेचारे का. तो देयर इज हिस्ट्री ऑफ इमोशनल ट्रॉमा. द पेशेंट इज हर्ट, पेशेंट इज लोनली. पेशेंट का कॉन्स्टिट्यूशन हम सभी जानते हैं, दुबला पतला होगा, नमक खाना उसको अच्छा लगता है, और बाकी चीजें सब कॉमन. तो आई विल नॉट गो in detail in Mathematica, but the basic principle
of function of natriuretic is that it maintains the balance of sodium and water in the body. सोडियम रीअब्जॉर्प्शन कम होगा तो वाटर रीअब्जॉर्प्शन कम होगा, दोनों का रीअब्जॉर्प्शन कम होगा तो ब्लड प्रेशर मैनेज होगा। अगर दोनों का रीअब्जॉर्प्शन कम नहीं होगा तो ये सारी चीजें मिलकर ब्लड वॉल्यूम बढ़ा देंगी और देयर विल बी हाई ब्लड प्रेशर। नेक्स्ट वेरी हेल्पफुल मेडिसिन इज क्रेटेगस। तो क्रेटेगस के बारे में हम सभी जानते हैं कि इट्स बेसिक फंक्शन इज ऑन हार्ट एंड टू सम एक्सटेंट इट हेल्प्स इन द फॉर्मेशन ऑफ द एथेरोस्क्लेरोसिस। ये देखिए डायलेशन ऑफ हार्ट है, ये एक नॉर्मल हार्ट है। नॉर्मल हार्ट का स्प्रिंग देखिए एकदम सही है, द स्प्रिंग्स आर कंप्लीटली नॉर्मल एंड दिस इज डायलेटेड हार्ट। स्प्रिंग लूज हो गया, मायोकार्डियल मसल लूज हो गया, तो मायोकार्डियल मसल जब लूज हो जाएगा तो द कंडीशन विल बी मसल्स लाइक दिस। दिस इज ए नॉर्मल हार्ट, दिस इज ए डायलेशन ऑफ द हार्ट। तो डायलेशन ऑफ द हार्ट जहां आएगा दैट विल बी सेकेंडरी हाइपरटेंशन। और एथेरोस्क्लेरोसिस हमने बार बार पढ़ा, ये देखिए एथेरोस्क्लेरोसिस, देयर इज डिपोजिशन ऑफ कोलेस्ट्रॉल इन द आर्टरी वॉल, दिस पैसेज इज नैरो डाउन। देयर इज गिडीनेस एंड डिस्नी ऑन एक्सर्शन, ये बहुत कॉमनली आपको मिलेगा। लेडीज बोलेंगी हम कहीं थोड़ा चढ़ते हैं, सीढ़ी वीढ़ी हाफ जाते हैं, सर में चक्कर आता है, कभी कभी गिर जाते हैं। पेन फ्रॉम लेफ्ट हार्ट टू द लेफ्ट क्लेविकल आर्म, हार्ट से यहाँ तक पेन जाती है, दिस इज नोन एज एंजाइना, बट नॉर्मली इट इज नॉट वेरी कॉमन इन क्रेटेगस। क्रेटेगस में सबसे कॉमन है ये, देयर इज फॉर्मेशन ऑफ एथेरोस्क्लेरोसिस। तो एथेरोस्क्लेरोसिस जब होगा तो दिस डिपॉजिट विल बी देयर। क्रेटेगस इज द वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट मेडिसिन। क्रेटेगस के लिटरेचर में डॉक्टर बोरिक ने बहुत स्ट्रांगली रिकमेंड किया है, ये जो डिपॉजिट है इसको वो डिजॉल्व कर देता है। अगर इस तरह का केस हो जहां पर ये सिम्टम्स आपको मिले, देन द मेडिसिन इज नाउ अनकॉमन बट वेरी इंपॉर्टेंट मेडिसिन, दैट इज लाइकोपस वर्जिनिकस। बहुत ही नेग्लेक्टेड दवा है ये, लाइकोपस वर्जिनिकस इज वेरी नेग्लेक्टेड बट वेरी इंपॉर्टेंट बिकॉज physiopathologically it acts directly on the blood vessels. Lycopus virginicus has been shown to have a hypotensive effect, meaning it can help to lower blood pressure. करता क्या है ये? It reduces the force of the heart contraction and slowing down the rate of heartbeat. हम जानते हैं लाइकोपस में ये सिम्टम है, लाइकोपस हम देते हैं ठीक होता है, लेकिन कैसे, क्यों, वाई लाइकोपस इज वर्किंग? तो लाइकोपस की एक टेंडेंसी है कि हार्ट के कॉन्ट्रैक्शन के रेट को ये कम करता है। उसके बाद तो कुछ समझना नहीं है, हार्ट के रेट को, कॉन्ट्रैक्शन को जब कम करेगा तो कॉन्स्ट्रिक्शन जब कम होगा तो देयर विल बी वेसोडायलेशन, देयर विल बी वेसोडायलेशन, द ब्लड प्रेशर विल बी नॉर्मल। दैट बहुत कॉमन दवा थी पिछले जमाने में, लोग इसका जूस या अर्क बना कर पीते थे। As a result, it can help to reduce the resistance of blood flow in the body and prevent high blood pressure. Patient with strong cardiac history, heart की हिस्ट्री होगी, pulse will be weak, irregular, intermittent. आप हम लोग समझ रहे हैं, पल्स वीक, इरेगुलर, इंटरमिटेंट और भी एक दवा है जो बहुत अच्छी दवा है, लेकिन वो हाई ब्लड प्रेशर में बहुत इफेक्टिव नहीं है, बट द मेडिसिन इज डिजिटली सेडेटिव इन नेचर। इसको खाने से आपको नींद अच्छी आती है। और मैंने अभी बताया कि सेकेंडरी हाइपरटेंशन की दवा है जहां पर हार्ट इन्वॉल्व जरूर होना चाहिए, देयर इज वैल्वुलर रिलेशन, देयर इज हाइपरट्रॉफी ऑफ हार्ट। तो प्रीकॉर्डियल पेन, यहाँ दर्द होगा, हार्ट इन्वॉल्व होगा, वॉल्व में प्रॉब्लम होगी, बहुत ज्यादा कंजेशन होगा प्रेशर में, इट विल रिड्यूस द कंजेशन। नेक्स्ट देखिए, दिस इज रॉल्फिया सर्पेंटिना, ये तो हम लोगों का अमृत, रॉल्फिया सर्पेंटिना फॉर हाई ब्लड प्रेशर। बट प्लीज नोट डाउन दैट दिस इज नॉट ए क्यूरेटिव मेडिसिन। Rauwolfia serpentina is very effective medicine to control the blood pressure, but this is not a curative medicine. So it is sedative in nature. It is almost specific to control the blood pressure, but it will control only when there will be no atherosclerosis.
अगर आर्टरी वॉल में थिकनेस आ गई, आर्टरी वॉल में एथेरोस्क्लेरोसिस हो गया, कोलेस्ट्रॉल का डिपॉजिट हो गया, उस केस में रॉल्फिया का एक्शन आपको नहीं मिलेगा। और ये काम कैसे करता है अब तो हमने पढ़ लिया। रॉल्फिया दवा दीजिए, सब लोग के हर डॉक्टर के चेम्बर में रॉल्फिया बॉटल बॉटल पड़ा हुआ है हमारे पास, सबके पास। तो ब्लड प्रेशर का पेशेंट आया, कॉन्स्टिट्यूशनल दवा देना है दो, मैथमेटिक दवा देना है दो, साथ में रॉल्फिया जरूर दो। मुझे ये देखा गया है कि रॉल्फिया ब्लड प्रेशर को मैनेज करने में हेल्प करती है। कैसे करती है? हाउ डज इट हेल्प? हेल्प कैसे करती है? ब्रेन सेंटर से सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम जो होता है वो जा करके जहां से एक केमिकल सीक्रेट होता है, दैट केमिकल इज नोन एज नॉरएपिनेफ्रिन। द केमिकल विच इज secreted by sympathetic nervous system is known as, one of them is known as norepinephrine. तो नॉरएपिनेफ्रिन का काम है, इट प्रोड्यूसेस वैसोकंस्ट्रिक्शन, तो उसी से ब्लड प्रेशर बढ़ता है। Rolfia serpentina is having an alkaloid which is known as reserpine. Reserpine is a medicine which is very commonly used in allopathy. Rolfia अकेली दवा है होम्योपैथी में जिसकी जब प्रूविंग की गई है, जिसका जब क्लिनिकल एविडेंस निकाला गया है, तो मात्र ये अकेली दवा है जिसका केमिकल एक्शन डायरेक्टली पाया गया है, ये ब्लड प्रेशर को रिड्यूस करता है। इसके अलावा किसी भी दवा में जितनी भी रिसर्च हुई है आज तक डायरेक्ट एविडेंस नहीं मिला है कि इस दवा को देने से ब्लड प्रेशर में केमिकली, मैकेनिकली, फिजियोपैथोलॉजिकली कैसे काम करता है। बट वी आर हैविंग स्ट्रॉन्ग एविडेंस that this alkaloid reserpine is goes into the blood, it goes into the nerve center and it blocks the secretion of norepinephrine. ये एलोपैथिक में बहुत कॉमनली ये वर्ड यूज होगा। तो दिस नॉरएपिनेफ्रिन अगर रुक जाए, इसका काम है वेसोकंस्ट्रिक्शन, इसका काम है वेन्स को कंस्ट्रिक्ट करना। तो अगर वेसोकंस्ट्रिक्शन नहीं होगा तो व्हाट विल हैपन? द ब्लड प्रेशर विल कम डाउन, there will be no constriction, the blood vessel will dilate, the cardiac output will increase and the blood pressure will come down. इस बात को हमेशा याद रखें। रॉल्फिया बहुत इंपॉर्टेंट दवा है, रॉल्फिया बहुत अच्छी दवा है, लेकिन काम कैसे करे? इट इज वर्किंग थ्रू इट्स अल्कलॉइड रेसेप्टिन which acts and reducing the constriction of blood vessels and ultimately leading to a reduction in the blood. इसको सर्पगंधा भी बोलते हैं, इसको स्नेक रूट भी बोलते हैं, बट वन ऑफ द मोस्ट कॉमन, मोस्ट वैल्यूएबल मेडिसिन इन होम्योपैथी टू मैनेज ब्लड प्रेशर, नॉट क्योर। मैं बार बार ये बात बोल रहा हूं कि रॉल्फिया दे करके आज तक कोई मरीज ठीक नहीं हुआ, मैनेज हुआ, और मैनेज में हमेशा मदद मिली। नेक्स्ट, वन ऑफ द बेस्ट कॉन्स्टिट्यूशनल मेडिसिन in secondary hypertension, that is Oromet. बहुत बहुत इंपॉर्टेंट दवा है। ये जो इंपॉर्टेंट दवा है इसके चलते देर, इसमें क्या है कि कॉन्स्टिट्यूशनली दे आर वेरी स्ट्रॉन्ग पेशेंट। दिस पेशेंट इज वेरी स्ट्रॉन्ग, दिस पेशेंट इज मेंटली वेरी रिजिड, वेरी स्ट्रॉन्ग पेशेंट। और इस तरह का जो पेशेंट होता है, their style and stature presented through their personality command respect wherever they go. इस तरह की जो पर्सनैलिटी होती है जिनकी, इस तरह की पर्सनैलिटी वाले जितने भी लोग हैं वो जहां भी जाएंगे उनको बहुत रिस्पेक्ट मिलती है, बहुत इज्जत मिलती है। लाइक दिस इज क्वीन क्लियोपेट्रा। क्लियोपेट्रा का नाम सबने सुना होगा अगर आप जानते हैं, शी वॉज द क्वीन, और बहुत रिस्पेक्ट थी इनकी। सिम्टम क्या मिलते हैं आपको इसमें? तो शी इज वेरी एरिस्टोक्रेटिक, तो पेशेंट जो है वो बहुत एरिस्टोक्रेटिक होता है। ऑरम्स हैव एरिस्टोक्रेटिक बियरिंग, डिस्क्रिमिनेटिंग टेस्ट, स्टाइल एंड मैनर्स इवन इन डे टू डे लाइफ। डे टू डे लाइफ में भी वो, रेगुलर लाइफ में भी वो बहुत ही तरीके से अपने लाइफ को मैनेज करते हैं, सच संवर के रहना, तरीके से रहना। लेकिन कभी कभी डिप्रेशन के चलते उनमें सुसाइडल टेंडेंसी आ जाती है।
So seeks methods to commit suicide, impulse to jump from a height. ये औरम का नॉर्मल पेशेंट जो आपको डे टू डे लाइफ में मिलेगा. बिकम्स इंटॉलरेंट टू कॉन्ट्रडिक्शन, बिकम्स एंग्री, वेमेंट. ये सारे बॉस लोग जो होते हैं, मैंने बताया ना, दे वांट टू कमांड रिस्पेक्ट. ये सारे बॉस लोग जो है, औरम इज हाईली सेंसिटिव अबाउट कॉन्शियंस, स्टेटस एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी. बहुत गुस्सा करता है स्टाफ पर, और बहुत जब परेशान हो जाता है देन बिकम्स रिलीजियस. तो व्हेन डिप्रेस्ड टर्न्स रिलीजियस एंड प्रे. व्हेन अराउज्ड ही इवन रिसोर्ट्स टू वायलेंस. औरम मेट का पेशेंट जो है वो हमेशा बहुत गुस्से वाला, बहुत क्रोध करने वाला, अपने ईगो में रहने वाला, बहुत घमंडी. लेकिन कभी कभी जब डिप्रेशन आता है तब धार्मिक हो जाता है. एक बात मैं बताना भूल गया, रॉल्फिया का जो पेशेंट है, आजकल ये पाया गया है रिसर्च में कि रेसरपिन का जो इस्तेमाल है वो एलोपैथ डॉक्टर भी अब थोड़ा कम करने लग गए हैं, क्योंकि रेसरपिन के बहुत लंबे इस्तेमाल से, क्योंकि ये सिंपैथेटिक नर्व को फाइंडिंग को डिप्रेस करता है, तो पेशेंट को कभी कभी डिप्रेशन होने लगता है. तो इट हैज बीन फाउंड दैट प्रोलॉन्ग्ड यूज ऑफ रॉल्फिया may cause depression. I am giving you some example of ऑरोमेट पेशेंट्स. आप देखिए कौन कौन ऑरोमेट पेशेंट है. इतने अच्छे लोग, इतने मजबूत लोग मेंटली. मदर टेरेसा, एडोल्फ हिटलर, क्वीन क्लियोपेट्रा, महात्मा गांधी, मर्लिन मुनरो, मधुबाला. और आप बिलीव नहीं कीजिएगा, ये सब लोगों ने सुसाइड किया. सुसाइडल टेंडेंसी मैंने पढ़ा है ना. तो ऑरोमेट इज हैविंग सुसाइडल टेंडेंसी. मर्लिन मुनरो हॉलीवुड की सबसे खूबसूरत, सबसे महंगी, सबसे सुंदर हीरोइन, शी कमिटेड सुसाइड. मधुबाला का भी वही हाल था, क्लियोपेट्रा ने भी. नेक्स्ट मेडिसिन, दो लेस फ्रीक्वेंटली यूज्ड but very good medicine, that is valeriana. Valeriana mostly acts on the nervous system. नर्वस सिस्टम में काम करके थ्रू न्यूरोट्रांसमीटर्स ये स्ट्रेस को कम करती है. डायरेक्टली आपको टेंशन और स्ट्रेस को कम अगर करना हो, पेशेंट को बहुत टेंशन है, पेशेंट अपने लाइफस्टाइल से खुश नहीं है, अपने जॉब से खुश नहीं है, अपने काम से खुश नहीं है और टेंशन में ही रहता है, उस केस में वैलेरियाना मदर टिंचर इज वेरी गुड. बिकॉज न्यूरोट्रांसमीटर्स के थ्रू काम करके ये टेंशन को बहुत हद तक रिड्यूस कर देता है. जब टेंशन रिड्यूस होने लगता है तो ऑटोमेटिकली द सेम थ्योरी कम. टेंशन कम होगा, वेजो कंस्ट्रिक्शन कम होगा, वेजो डायलेशन होगा, ब्लड प्रेशर कम हो जाएगा. ये स्ट्रेस के चलते अगर ब्लड प्रेशर बढ़ा हुआ है देन वैलेरियाना इज द बेस्ट मेडिसिन. नेक्स्ट मेडिसिन वेरी कॉमनली यूज्ड इज विस्कम एल्बम. विस्कम एल्बम इज a medicine which is, अब क्या कहा जाए, इसकी हिस्ट्री अगर देखिएगा तो इट इज ए डेकोरेटिव प्लांट. ये जो प्लांट है, ये जो प्लांट का फल है, इसको पुराने जमाने से लोग हर पार्टी में, हर फंक्शन में इससे पूरा डेकोरेशन करते थे. तो इट वाज नोन एज ए डेकोरेटिव प्लांट सिंस ए लॉन्ग टाइम, और इसका इस्तेमाल लोग करते थे. एंड इट इज ऑल्सो नोन एज किसिंग प्लांट. पुराने जमाने में जो जोड़े बनते थे वो हमेशा इस प्लांट के नीचे जा करके वो लोग खड़े हो जाते थे या किस करते थे, तो लोग समझ जाते थे कि दे आर गोइंग टू बी मैरिड. तो दिस प्लांट वाज नोन एज किसिंग प्लांट, विस्कम एल्बम. लेकिन इसका मेन काम है, इट एक्ट्स ऑन द हार्ट. इट एक्ट्स ऑन द हार्ट, दैट इज मोस्ट कॉमनली इट इज इंपॉर्टेंट इन सेकेंडरी हाइपरटेंशन. तो सेकेंडरी हाइपरटेंशन वैल्वुलर, देखिए लिखा हुआ वैल्वुलर डिसऑर्डर, जहां पर हार्ट इन्वॉल्व है, हाइपरट्रॉफी ऑफ हार्ट. तो हार्ट इज डायलेटेड, लेफ्ट वेंट्रिकल मोस्टली इज डायलेटेड ड्यू टू हाई ब्लड प्रेशर. लास्ट वी हैव डिस्कस दैट ड्यू टू रेगुलर प्रेशर, वेंट्रिकल पर जो रेगुलर दबाव पड़ता है वो बार बार उसको ब्लड फोर्स के साथ पंप करना पड़ता है. ड्यू टू रेगुलर पंपिंग द वेंट्रिकल enlarges. So there is hypertrophy of heart. There may be some problem in the valve. हम लोगों ने पढ़ा था aortic regurgitation लास्ट लेक्चर में. aortic regurgitation क्या होता है?
some part of the blood which should go out from the aorta comes back into the vein. तो aortic valve में थोड़ा सा गैप रह जाता है, तो वो ब्लड जिसको वापस नहीं आना चाहिए वो वापस आ जाता है। जब वो ब्लड वापस आने लगता है तो वेंट्रिकल में ब्लड का वॉल्यूम बढ़ जाता है। वेंट्रिकल में जब ब्लड का वॉल्यूम बढ़ेगा, वेंट्रिकल को ज्यादा दबाव देना पड़ेगा, वेंट्रिकल ज्यादा दबाव देगा तो प्रेशर बढ़ेगा। स्क्वीजिंग सेंसेशन इन हार्ट ड्यू टू एक्सेसिव प्रेशर ऑन द वेंट्रिकल, देयर इज सेंसेशन, स्क्वीजिंग सेंसेशन इन द हार्ट लाइक कैक्टस ग्रैंडिफोरा। डिस्कम एल्बम बहुत अच्छी दवा है, प्रैक्टिस में आप यूज कीजिए, जरूर कीजिए। और इसकी एक खासियत है, इट इज ए डायूरेटिक। लोगों ने पढ़ा था लास्ट लेक्चर में, डायूरेटिक इज ए ग्रुप ऑफ मेडिसिन इन एलोपैथिक डॉक्टर विच दे प्रिस्क्राइब इन ब्लड प्रेशर। होता क्या है, आप जब डायूरेटिक देते हैं तो डायूरेटिक से यूरिन ज्यादा पास होता है। यूरिन ज्यादा पास होने का मतलब हुआ कि सोडियम भी पास हो रहा है ज्यादा, वाटर भी पास हो रहा है। तो सोडियम वाटर जब ज्यादा पास होगा तो उसका रीएब्जॉर्प्शन नहीं होगा, कंजेशन नहीं होगा। तो जब कंजेशन नहीं होगा तो ब्लड प्रेशर विल ऑटोमेटिकली कम डाउन। दिस इज अ रेगुलर प्रैक्टिस इन एलोपैथिक साइड। यू विल सी कि वो कुछ ब्लॉकर्स देते हैं, ग्रुप ऑफ मेडिसिन से अलग अलग। एस ब्लॉकर होता है, एआर ब्लॉकर होता है, उसके साथ वो डायूरेटिक जरूर देते हैं। एंजियोटेंसिन कन्वर्टिंग एंजाइम एस था, जो आकर के बाद में एंजियोटेंसिन 2 बनाता था। एंजियोटेंसिन 2 जाकर के एल्डोस्टेरोन बनाता है, एल्डोस्टेरोन जाकर के फिर ब्लड प्रेशर को बढ़ाता है। तो एस को रोकने के लिए एक दवा आती है जिसको एस इनहिबिटर बोलते हैं। एंजियोटेंसिन 2 को रोकने की एक दवा आती है, उसको बोलते हैं ARB2 या ARB इनहिबिटर। इसी तरह से डायूरेटिक जो ग्रुप है मेडिसिन का, उसका काम है बॉडी में एक्स्ट्रा जो फ्लूइड जमा है उसको बाहर निकालना। वो जब फ्लूइड बाहर निकलेगा, एक्स्ट्रा सोडियम चला जाएगा, एक्स्ट्रा वाटर बाहर आ जाएगा, तो दैट विल हेल्प इन द ट्रीटमेंट ऑफ हाई ब्लड प्रेशर। तो दिस इज लॉट अबाउट, जितना छोटे में मुझे करना सका मैं कर पाया। और एक चीज जो है वो सबसे इंपॉर्टेंट है, दैट इज डेडिकेशन। आप ब्लड प्रेशर पढ़ते हैं, पेशेंट को देखते हैं, और डेडिकेशन अगर हो, अगर आपका टारगेट सही है, डेडिकेशन है, टारगेट सही है, तो आप कुछ भी कर सकते हैं। जानवर लोग कर लेता है, देखिए डेडिकेशन और सही टारगेट से एक जानवर क्या कर सकता है, देखिए। Sie hörten den Landfunk. बिलियर्ड्स खेल रहे हैं मुर्गी होने पे। तब उसने कर दिया काम। दिस वॉज डन विथ अ हैन। तो ये जस्ट एग्जाम्पल है हंसाने के लिए आपको, कि अगर हम डेडिकेटेड हैं, अगर हम पूरी तरह से समर्पित हैं, तो जरूर हम अपने केसेस को ठीक कर सकते हैं। जबकि हाइपरटेंशन में थोड़ा मुश्किल होता है प्रैक्टिस लाइफ में सबको ठीक करना। सबसे एक बेसिक फॉर्मूला याद रखिए, दैट फॉर्मूला इज बी हैप्पी, नो टेंशन, नो हाइपरटेंशन। देखिए क्रोकोडाइल के साथ सो रही है पार्क में लेडी, टेंशन नहीं है तो कुछ दिक्कत नहीं। तो प्लीज प्लीज अवॉइड टेंशन इन ऑल फॉर्म, जो कि आज हमारी लाइफ में सबसे ज्यादा है। किसी भी तरह का टेंशन हम चाह कर भी अवॉइड नहीं कर सकते हैं, और टेंशन ही अल्टीमेटली धीरे 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 जा करके वो ब्लड प्रेशर को बढ़ाता है। तो अननोइंगली वो कॉज बनता है एसेंशियल हाइपरटेंशन का, और एसेंशियल हाइपरटेंशन फिर बाद में जा करके हमेशा कॉम्प्लिकेट करने लगता है। तो थैंक यू वेरी मच सर। धन्यवाद डॉक्टर जी, बहुत ही इंफॉर्मेटिव, बहुत है मेडिसिन का आपने इतना अच्छा डिस्क्राइब किया है। मुझे लगता है कि आप हिस्ट्री के भी बहुत अच्छे ज्ञाता है सर। इतिहास को ढंग से आपने इतना अच्छा बताते हैं, और खास करके हर एक मेडिसिन का जो हिस्ट्री है ये आपके लिए यूनिक है। आपने बहुत अच्छा इसको बताते रहते हैं, तो बहुत बहुत धन्यवाद। मेरे पास में अभी कोई सवाल तो नहीं है। आप अपना अनुभव बताइए सर। मैंने
मैं तो देख नहीं रहा हूँ कोई सवाल है। अभी आपने अपना अनुभव की बात की तो बड़ा अच्छा लगा, जी क्योंकि अभी हाल में कुछ पिछले महीने में पिछले महीने के आसपास में मेरे बीपी अचानक बढ़ गए। मुझे पता नहीं लग रहा था कि मुझे क्यों हो रहा है। सब कुछ ठीक था, खान पान सब कुछ ठीक था, लेकिन बीपी जब शाम के समय में बढ़ता था और बहुत ज्यादा पैर में एकदम लगता था कि आइसी कोल्ड हो जाएगा। ये बात मैं बड़ा महसूस, जब पैर ठंडा होने लगता था तो मुझे लगता था कि आ, एक सवाल है चीनू जी का, उसको सोच के रखिएगा जब तक मैं बताता हूँ अपना। जी सर, क्या चीनू जी पूछ रही हैं कि हाइपरटेंशन विथ पेन इन द लेफ्ट लेग, है ना? ठीक। ठीक है चीनू जी, मैं बताता हूँ, उसके बाद में आप कुलवंत जवाब देंगे। तो काफी ये ठंडा लग रहा था, मुझे बड़ा डरने लगने लगा कि अचानक मुझे ऐसा बीपी कभी रहता नहीं है, तो ऐसा क्यों हो गया। तो फिर मैंने देख रहा था, तो एक दो बात बहुत इम्पोर्टेंट मुझे नजर आया कि मैं अपने लाइफ में क्या चेंज किया जिसके कारण ये हुआ। तो कुलवंत जी, आप जानते होंगे कि मुझे कॉफी बहुत अच्छा लगता है। जी मैं आपके घर जाता हूँ तो मैं कहता हूँ कि ठीक मुझे है सर। कॉफी ही पिलाइए, चाय मत पिलाइए। तो इधर कुछ दिन से मैं लगातार कॉफी पी रहा था, और कॉफी में का टेस्ट अच्छा था, तो सवेरे सवेरे कॉफी ले ही लेते थे, शाम को भी ले लेते थे। तो एक तो ये बात नया चेंजेज आया था, रेगुलर ऐसे पीते नहीं है, भी हमारा चाय कॉफी का आदत नहीं है पर्सनली। एक हुआ, दूसरी चीज की ये जो है सो अचानक आया और कोई चेंज ही नहीं आया। मैं जब देखने लगा तो दो बात मुझे स्टक किया कि कॉफी का कोल्डनेस ऑफ द फीट ड्यूरिंग द हाई टेंशन, उसमें एक ही दवा दिया हुआ है, कॉफिया। अब मेरा दिमाग चौंका कि कॉफिया और कॉफी दोनों, तो हाँ कहीं ये कॉफी का तो रिएक्शन है। मैंने तुरंत कॉफिया कूड़ा लिया, और आप जानते नहीं, एक चमत्कार के जैसा हुआ। उसके बाद से मेरे पैर के ठंडे भी खत्म हो गए, और मेरे बीपी एकदम ही नॉर्मल हो गए। तो ये मैं अपना अनुभव बताया, लेकिन दो तीन सवाल है, उसको थोड़ा सा आप जवाब दीजिए हम लोग के ऑडियंस के। एक तो है कि हाइपरटेंशन विथ पेन लेफ्ट लेग, और जी लेग इज हॉट। जी दूसरा, सर, ये दो सिम्टम्स पर अगर हम बेस करेंगे तो लेफ्ट साइडेड मेडिसिन, हॉट पेशेंट, पेन इन द लेफ्ट लेग, एक ही दवा आती है, दैट इज लेके। या दैट इज गुड। और दूसरा सवाल है सर कि लाइकोपस फॉर हाइपरटेंशन और हाइपोटेंशन, बिकॉज बोरिक टेक्स्ट लोअरिंग द ब्लड प्रेशर। लाइकोपस का जो है तो हाइपरटेंशन और हाइपोटेंशन दोनों में बोरिक ने कहा है ये। तो ये शायद जयललिता जी इसको अपना एक्सपीरियंस को शेयर कर रहे हैं। ठीक, बहुत अच्छा लगा जयललिता जी, आपने इसको अपनी इस बात को ऐड किया है। बोरी के देखिए, इंफॉर्मेशन तो वाइड स्प्रेड है, एक ही मेडिसिन के कई एक इंफॉर्मेशन हैं, और डिफरेंट मैथमेटिका में बहुत छिपे हुए हैं, इधर उधर छिपे हुए हैं। तो धीरे धीरे पढ़ते, और हम लोग इस फोरम के माध्यम से यही बात तो हम लोग को लाभ होता है कि सभी के एक्सपीरियंस हम लोगों को मिलते जाते हैं। हम लोग के पास में 1 मिनट का समय बचा है। भास्कर साहब, आप हैं तो थोड़ा सा कुछ शेयर कीजिए। डॉक्टर भास्कर सर लगता है चले गए, लेकिन भास्कर सर को भी अब इधर पर बहुत अच्छी रुचि है, बहुत लगातार आ रहे हैं। और उनका मैं, बहुत धन्यवाद सर। हाँ जी, तो लोगों का समय अभी थोड़ा सा और है, 1 मिनट पूरा होना है। भगवान जी, ये आपका हिंदी सेशन में हाइपरटेंशन का दोनों पार्ट हो गया। अंग्रेजी सेशन में आपका शायद 2-3 दिन के बाद ही है, अगले मंगलवार को है जी। तो अगला टॉपिक भी लेके तैयार रहिएगा, हम लोग आपको फिर से जरूर सर। फिर से तंग करेंगे, कष्ट देंगे, स्वागत है आपका। इस कष्ट बार देंगे। मुझे बहुत और सीखने को मिलता है अ, सर। इस बार में बहुत पढ़ना चलिए, पड़ता है, तो पढ़ने से अपने को सीखने मिलता है। हाँ, और आपका पढ़ना, आपके साथ में पढ़ना हम लोगों को बहुत अच्छा लग रहा है। तो मैं आपको धन्यवाद देता हूँ IFPH फोरम की तरफ से, अपनी ओर से भी। और मीटिंग का समय पूरा हो चुका है, हम लोग माइक को, हम लोग सेशन को हैंड ओवर करते हैं डॉक्टर धनेश जी को, अगले सेशन के लिए, अंग्रेजी सेशन के लिए। सो नाउ
So, session is handed over to Dr. Dhanesh. Kindly take up the session now. Dr. Dhanesh? Yes. Thank Yeah, you, sir. Yeah, please. Thank you, sir, Harry sir, and Kulwant Singh sir. Good evening, good afternoon,